नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीप शिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के 40 सांसदों के साथ मीटिंग की और राज्य की राजनीतिक स्थितियों के बारे में फीडबैक लिया। इस मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी नहीं आए। आपको बता दें कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने सांसदों से साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता, पार्टी सर्वोत्तम होनी चाहिए। यूपी में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में 36 सांसदों के सम्मिलित होने की सूचना है। खास बात यह है कि इस बैठक में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अजय मिश्रा टेनी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। वहीं मीडिया के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद से पार्टी को काफी नुकसान भी पहुंचा है। पीएम ने बैठक के दौरान सांसदों से आगामी चुनाव को लेकर पूरी ताकत के साथ जुटने के लिए कहा और उसके साथ ही नसीहत भी दी है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी या संगठन से बड़ा नहीं हो सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य का फीडबैक भी सांसदों से लिया। पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम मोदी को जल्द ही एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। दरअसल भूटान सरकार ने पीएम को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई। वहीं इस उपलब्धि पर पीएम मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई भी दी है। पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। उन्हें जल्द ही एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। दरअसल भूटान सरकार ने पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी गई। जानकारी देते हुए भूटान के पीएम कार्यालय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती, भूटान के लिए उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। इस उपलब्धि पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बधाई दी है। शुक्रवार को संसद में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं सोमवार को भी सदन में हंगामे के आसार है। माना जा रहा है विपक्ष 12 सांसदों के निलंबन पर एक बार फिर जमकर हंगामा कर सकता है। राजधानी दिल्ली में स्थित लोकसभा में आज भी जमकर हंगामा बरपा। हंगामा इतना जबरदस्त था कि लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे में शामिल नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हंगामे की वजह से लोकसभा में कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही लोकसभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो इसकी भी जिम्मेदारी विपक्ष के सांसदों की ही होगी। गौरतलब है कि लगातार 2 दिन से विपक्ष लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष लगातार सांसदों के निलंबन जैसे मुद्दों को भुना रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए बेवजह के मुद्दे उठा रहा है। इस बीच सदन में लखीमपुर खीरी का मुद्दा भी विपक्ष का मुख्य हथियार बना हुआ है। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, लिहाजा इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल लखीमपुर खीरी से लेकर सांसदों के निलंबन तक के तमाम मुद्दे भले ही हल नहीं हुए हों, लेकिन देश के सर्वोच्च सदन में आए दिन होते इन हंगामों में जनता का पैसा और वक्त जरूर बर्बाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कोशिश हो रही है जातीय समीकरण साधने की। इसी कड़ी में आज बीजेपी और निषाद पार्टी ने लखनऊ में संयुक्त रैली का आयोजन किया। इस रैली में अमित शाह ने कहा कि यह जमावड़ा राम भक्तों का जमावड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर रामलला को तिरपाल में किसने रखा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में निषाद समाज का बीजेपी को समर्थन मिला और अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को समर्थन दिया जाना चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में 300 पार का भी नारा दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त मंच पर
सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में शिरकत करने पहुंचे। इस रैली के साथ ही भाजपा ने यूपी के मछुआ समाज को अपने खेमे में करने की कोशिश की। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सहित प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस रैली में भगवान श्री राम के भक्त निषाद समाज उमड़ पड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का काम सिर्फ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में सबने मिलकर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और इस बार आप एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सदन की कार्यवाही 2 बजे शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सदन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। इसके अलावा सदन में शून्यकाल में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिली। खासतौर पर मेवात क्षेत्र के विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि खुले में नमाज अता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता खत्म करने के मामले में मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जो विपक्ष के प्रस्ताव आए थे उनकी जानकारी देते हुए बताया है कि कई प्रस्तावों को नामंजूर किया गया है क्योंकि उनमें नियमानुसार चर्चा नहीं हो सकती थी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला। हरियाणा युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और हरियाणा में नौकरियों में धांधली के मामले में सरकार को घेरा। इसके साथ ही नवीन जय हिंद भी तमाम युवाओं के साथ इसी मुद्दे पर सड़क पर सरकार को घेरते दिखे। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार इन दिनों एक बयान को लेकर विवादों में हैं। दरअसल 16 दिसंबर को रमेश कुमार ने विधानसभा में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और इसका मजा लो। रमेश कुमार के इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की दूसरी लहर से तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, ये लगभग 70% तेजी से फैल रहा है जिसमें शुक्रवार को दिल्ली में लगभग 10 केस नए सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में अब कुल 20 केस हो चुके हैं। साथ ही ओमिक्रॉन का आंकड़ा अब 100 तक पहुंच चुका है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 101 तक पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन के 3 हफ्तों में ही वायरस का ये वेरिएंट 70 से ज्यादा मुल्कों और अमेरिका के करीब 15 राज्यों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को नाम दिया है ओमिक्रॉन और इसे चिंता का विषय बताया है। संगठन ने इसे डेल्टा से ज्यादा संक्रामक बताया है, पर यह भी कहा है कि उसके मुकाबले ये ज्यादा घातक है या नहीं, ये जानने में भी वक्त लगेगा। इसके अलावा शुक्रवार को दिल्ली में 10 नए मामले मिलने के बाद से एहतियात के तौर पर एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए आरक्षित बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को पूरे देश ने आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि पिछले 8 दिन से बेंगलुरु के एक अस्पताल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चलता रहा, जिसके बाद जिंदगी की वो जंग हार गए। आपको बता दें कि वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल में किया गया, जिसमें अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि वरुण सिंह तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जख्मी हुए थे। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना के विमान क्रैश हादसे में एकमात्र जीवित बचे वरुण सिंह की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ भोपाल के बैराहगढ़ मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। पारंपरिक रीति रिवाज के बाद इंडियन नेवी में उनके छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह और बेटे ने मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को अंतिम विदाई देने उनकी पत्नी, बेटा, उनके पिता रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह, उनकी मां उमा के अलावा कई रिश्तेदार पहुंचे। सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण को लेकर चल रही तैयारियों के बीच देश भर के करीब 9 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बैंक बंद है और लोगों को बैंकिंग कामकाज में खासी परेशानी हो रही है। इस बीच सभी बैंकों के एटीएम फिलहाल खुले हैं।
केंद्र सरकार के प्रस्तावित बैंक निजीकरण के फैसले के विरोध में देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल रही। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन के साथ 9 बैंक संगठनों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल बुलाई गई थी। हड़ताल की वजह से गुरुवार और शुक्रवार को देश भर में बैंकिंग सर्विस काफी प्रभावित हुई है। ग्राहकों को जमा और निकासी चेक समाशोधन समेत कई सेवाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसबीआई के साथ साथ कई सरकारी बैंक्स ने अपने ग्राहकों को इसको लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी कि हड़ताल की वजह से शाखाओं में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि निजी बैंक्स में पूर्व की तरह से कामकाज सामान्य दिनों की तरह चला। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक्स के निजीकरण करने के सरकार के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ के पास मिर्जापुर में बन रहे पिछले कई महीनों से जो लगातार ये एसटीपी प्लांट बन रहा है, वो एसटीपी प्लांट जो शहर की गंदगियाँ यानी कि हमारे घरों से जो गंदगी निकलती है, उसके बाद यहाँ के उद्योगों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद यानी कि साफ करने के बाद जिसको नहर में छोड़ा जाना है, तो उसके लिए यहाँ बड़े बड़े उपकरण लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उपकरण बनाने के जो कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है, पिछले कई महीनों से लगातार ये चल रही है। हालांकि ठेकेदार का ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके 6 महीने से यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के बिजली विभाग ने अभी तक बिजली की सप्लाई ही चालू नहीं करी। हालांकि जैसा बता रहे हैं कि भाई यहाँ लाखों रुपए बिजली विभाग को दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके उनकी तरफ से बिजली चालू नहीं की गई है, जिसके कारण ये यंत्र यहाँ लगभग कबाड़ होने की हालत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अभी तक ये चालू ही नहीं किए गए पिछले 6 महीनों। आपको बता दें, इस एसटीपी से वो केमिकल युक्त फैक्ट्रियों का पानी यहाँ साफ किया जाना है, जो यहाँ की नहरों में छोड़ा जा रहा है। अभी बिना साफ किए उस पानी को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जिससे कि यहाँ के आसपास के किसान सब्जियाँ उस पानी में उगा रहे हैं और उस केमिकल युक्त पानी से यहाँ के जो लोग हैं वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ के नेता इस लापरवाही को कितनी जल्दी सुलझा पाते हैं, यह देखने वाली बात है। फरीदाबाद में पिछले 4 दिनों से लापता छात्र का शव सूरजकुंड इलाके में मिला, जिसके बाद सनसनी पूरे क्षेत्र में फैल गई है। मृतक छात्र के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 4 दिन से ये छात्र लापता था और मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस को समय रहते सूचना दे दी गई थी और यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो आज उनका बच्चा उनके बीच में होता। साथ ही साथ पुलिस पर ये भी आरोप लगाए गए हैं कि आरोपियों को पकड़ने में पुलिस गंभीरता नहीं दिखा रही और इसी को लेकर आज पीड़ित परिजनों ने बीके अस्पताल में पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पीड़ित के जो परिजन है, मृतक के जो परिजन है, उनका आरोप है कि मृतक छात्र अपने दोस्त की कचौड़ी की दुकान पर सहायता के लिए जाता था और वहां जब आसपास पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक दोस्त के चाचा और पिता ने छात्र के साथ मारपीट की और एक ऑटो में उसे बिठाकर अपने साथ ले गए। जब पुलिस ने ऑटो चालक को पकड़ा तो पता लगा कि उसका मर्डर करके उसका शव जो है वो सूरजकुंड इलाके में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मृतक छात्र के परिजन हैं वो पुलिस की कार्यशैली को लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी जिले के गांव जोजोकला में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष पेंद्र परमार ने शिरकत की। जिला प्रशासन की ओर से यह चौथा मेला लगाया गया है और अब तक 1200 से अधिक व्यक्तियों को पशुपालन, डेयरी स्कीम, दुकान खोलने, ब्यूटी पार्लर आदि के लिए लोन की सिफारिश की जा चुकी है। इस लोन की अदायगी शीघ्र करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। बारडा के एसडीएम डॉक्टर संजय सिंह ने इस मौके पर मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति किसी रोजगार के प्रति रुचि दिखाते हुए अपनी आय को बढ़ाने के लिए सहायता ले सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का उत्थान करने के लिए यह मेला कारगर साबित होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट पर है। इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम भी किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है और साथ साथ मॉनिटर कर ऐसे लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। यमुनानगर के अंदर उन्होंने बताया कि अब तक 133 लोग ऐसे देशों से सामने आए थे जहां पर ओमिक्रॉन के हाई रिस्क के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन राहत की बात यह है कि उनमें से 70 लोगों के सैंपल लिए गए और सभी 70 के 70 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के लिए लगातार जो है वैक्सीनेशन की जा रही है, मेगा ड्राइव भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की कि जो लोग जो है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो तुरंत वैक्सीन लगवाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम किया जा रहा है और खासकर जो विदेशों से लोग आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को मॉनिटर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही एक भविष्यवाणी की थी जिसमें ये कहा गया था एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है जिसका असर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। यही हुआ और आज मौसम जो है वो बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो बर्फबारी जो है वहां पर दर्ज की जा रही है, वहीं मैदानी इलाके जो हैं वहां पर तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बारिश तो कहीं कहीं हो रही है लेकिन मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है वो जरूर दर्ज की गई है। बहरहाल मैं अभी इस समय राजधानी शिमला में हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और साथ में अपने मौसम के लिए जानी जाती है और यही मौसम है जिसका लुत्फ उठाने जो बाहरी राज्यों से पर्यटक हैं वो शिमला पहुंचते हैं। चहल पहल देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं, पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में होटलों की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो भी 60% अभी तक जो है वो दर्ज की जा रही है। ऑक्यूपेंसी 60% अभी, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाला जो वीकेंड रहेगा इसके लिए अब 80 से 90% तक ये होटलों में ऑक्यूपेंसी जो है वो जा सकती है। फिलहाल लोग जो हैं वो पहाड़ों की रानी शिमला का रुख कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ जरूर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी का इंतजार राजधानी शिमला में लोग कर रहे हैं और ऐसे में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर भी बीते 24 घंटों में जो बर्फबारी दर्ज हुई है कहीं ना कहीं शीतलहर की चपेट में समूचा हिमाचल प्रदेश नजर आ रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 17 तारीख यानी आज के दिन ही मौसम जो है उसमें थोड़ी ठंडक जो है वो यहाँ पर रहेगी। बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। वही राजधानी शिमला की अगर बात करें तो यहाँ भी तापमान 2 से 3 डिग्री तक बना हुआ है। उम्मीद है तो अब सिर्फ बर्फबारी का, ताकि इसी जन्नत में लोग आएं और यहाँ के एक अनुभव को अपने आप में संजो के अपने कैमरों में कैद कर कर वापिस अपने साथ ले जाएं। लेकिन इसी बीच अगर ठंड बढ़ती है तो लोगों को थोड़ी एहतियात बरतने की भी जरूरत है। इस वक्त हम जुलाना हल्के के करेला गांव में बने हुए। मैं आपको बताऊंगा एक साइड में यहाँ बहुत बड़ा जो वाटर सप्लाई जो गांव के लिए यहाँ पर लगाई गई, यहाँ पर जलघर है, डिग्गी जिसको हिंदी में बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है अगली साइड में सुंदर ब्रांच नहर है। उसके बाद भी करेला गाँव के ये हालात है कि महिलाओं को पीने का पानी नहीं है। यहाँ हमने काफी संख्या में महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि पीने के पानी के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं इस वक्त जो महिलाएं हैं एक प्राइवेट एक निजी जो समर्सिबल है उसके मकान के आगे तो लगा हुआ उसके अंदर से पानी भरने को मजबूर हो रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार लाइट बहुत कम आती है तो रात को देर रात तक इनको यहाँ करेला के जो ये समर्सिबल पंप जो है घर के आगे लगाया गया है इसके आगे बैठा रहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं इनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो वाटर डिग्गी यहाँ पर दी गई है, जो जल कर दिया गया है, उसकी जो सप्लाई है वो ना के मात्र चल रही है और ना ही उसकी सफाई हो रही है। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं, कुछ ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए बात कर लेते हैं क्या कहना है इस महिलाओं का और इन ग्रामीणों का इस पानी की समस्या को लेकर। हिमाचल में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद अब हरियाणा प्रदेश में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो आज सुबह धुंध के साथ तापमान में गिरावट देखने को मिली। फतेहाबाद जिले में तापमान की बात की जाए तो सुबह आज 5 डिग्री तापमान आंका गया। वहीं अचानक से आई धुंध के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। लेकिन धुंध आने के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि अचानक से आई धुंध के बाद उनकी फसलों को फ़ायदा होगा, क्योंकि धुंध जो है उनकी गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन का काम करेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि अब हरियाणा प्रदेश में कई दिनों तक शीतलहर चलेगी और तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर तोसाम के युवा छात्र छात्राओं ने एसडीएम तोसाम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र छात्राओं ने मांग की कि घोटालों की जांच होनी चाहिए ताकि दोषी लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से
अयोग्य लोगों को पैसे लेकर भर्ती करवाया है। इससे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। योग्य लोग भ्रष्टाचार के कारण भर्ती नहीं हो पाए हैं। अतः सरकार को तुरंत मामलों की सीबीआई जांच करवानी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगे मेले में ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचे। मेले के नोडल अधिकारी एवं एसडीएम सुरेंद्र दून व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रवेश काद्यान ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पात्र परिवारों को जागरूक करते हुए उन्होंने मेले में मिल रही सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। एसडीएम सुरेंद्र दून ने कहा कि मेले का उद्देश्य 1 लाख से कम आयु वाले लोगों की आय 1,80,000 के करीब पहुंचाना है और ऐसे परिवारों को मेले में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए उनको लोन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। मेले की तैयारियों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए थे। मेले में विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी पहुंचे और जिन्होंने पात्र परिवारों को लोन दिया ताकि वे स्वरोजगार अपनाकर अपनी 1,80,000 आय कर सके। तो फिलहाल जनता रिपोर्टर में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा जनता टीवी के साथ।